इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी आरएस चौधरी ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम है और बहकावा ज्यादा है। इसमें आंकड़े मिसलीडिंग है, सच्चाई को बयां नहीं करते। उन्होंने कहा कि कृषि, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर किसी भी वर्ग को कोई रियायत नहीं दी गई। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दावे पर उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि किस आधार पर किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। चौधरी साहब, कल 2021-22 का जो है केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया गया, किस तरह देखते हैं इस बजट को? हकीकत कम है, बहकावा ज़्यादा है। आंकड़े मिसलीडिंग है, सच्चाई को बयान नहीं करते। किसी क्षेत्र के अंदर भी, खासकर हरियाणा के संबंध में और अब जो चल रहे किसान कानूनों के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में, आप आंकड़े उठा के देखो, किसी भी हेड में देख लो, एग्रीकल्चर के हेड में देख लो, रोड डेवलपमेंट के हेड में देख लो, फर्टिलाइजर के हेड में देख लो, कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है, बजट एलोकेशन कम की गई है। तो आप किसान के फायदे की मौखिक तौर पे तो प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं बहुत किया है, लेकिन हकीकत ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं किया। इसलिए किसानों में इस बजट को देख करके बहुत निराशा है। उम्मीद लगा रहे थे, इवन आपकी जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना है उसमें भी फंड कम किए गए हैं। तो किस हद में किसानों को कोई रिलीफ या कोई राहत या कोई उनको प्रोत्साहन दिया गया, वो सरकार बताए तो सही। लेकिन सरकार की ओर से जैसे निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी की जाएगी, वहीं 100 के करीब जो ई मंडियां स्थापित की जाएंगी। तो इस तरह के किसानों को के लिए बात की गई और घोषणा भी की गई है। देखिए, 2022 की घोषणा तो इससे पहले प्रधानमंत्री जी भी कई बार कर चुके हैं, और एक दफ़ा ऐसी स्टेज भी आई थी जब प्रधानमंत्री जी का ये बयान भी आया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकेंगे। अब फिर वही राग दोहराया जा रहा है कि भी दुगनी हो जाएगी। मतलब बताएं तो सही, आधार किस आधार पर दुगनी हो जाएगी। जहाँ तक एमएसपी का है, एमएसपी भी आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दी जा रही। ये ठीक है कि पहले सरकार जो देती थी A2 देती थी, इन्होंने FL ऐड किया है, लेकिन असली जो कंपोनेंट है C2 का, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 3 कंपोनेंट है, A2 प्लस FL प्लस C2, और उसमें 50%। आप C2 ही नहीं दिया, 50% की तो बात कहाँ है। तो किसानों को आय तो दुगनी तब होगी ना जब आप उनके उत्पाद का उनके पैसा सही देंगे या आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देंगे। जो भी इंक्रीज हो रही है, मैंने 20-25 साल का रिकॉर्ड देखा है कि 20-25 साल से, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे कोई भी रहा हो, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को उसकी उत्पाद का सही मूल्य नहीं दिया गया है। यही एक कारण है कि आज किसान कर्जे के अंदर है। आप अंदाज़ा लगाइए, भले वक्त के अंदर 55-56 में सोने की कीमत 100 रुपये तोड़ा होती थी, आज क्या है? आज 50,000 से ज़्यादा है। क्या इसी अनुपात में कृषि के उत्पाद की कीमतें बढ़ी है? जब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बढ़ गई, कृषि उत्पाद की तो नहीं बढ़ी। एक जानबूझकर किसान को इस स्थिति में रखा गया ताकि वो सरकार के पराधीन रहे, उसको उसके सही मूल्य उत्पाद का आज तक नहीं दिया गया। जब सही उत्पाद मूल्य नहीं मिल रहा तो उसकी आय दुगनी कैसे हो जाएगी? ये एक भ्रम भ्रांति है, हकीकत नहीं है। कर्मचारियों के लिए भी इसमें आपको लगा कि कुछ सरकार की ओर से कोई कदम उठाए गए इस बजट में? वही बुजुर्ग जो है 75 साल के जो है उनको जरूर कहा गया है कि वो जो है इनकम टैक्स में उनको रिबेट दी, रिबेट नहीं दी, रिटर्न फाइल नहीं करनी। 2 शर्त है उसमें कि पेंशन और इंटरेस्ट। पेंशन और इंटरेस्ट कहाँ से आता है? बैंक से आता है। वहाँ टैक्स पहले डिडक्शन हो जाता है, वहाँ तो सीमा से ज़्यादा भी हो जाता है। मान लो कि मेरा 1 लाख रुपए साल का है, काट रहा है इनकम टैक्स,
बनता शायद 90,000 है। अब मैं रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी कह दिया कि आपने नहीं करनी, मेरा ज़्यादा कटा हुआ है। तो सरकार को सिर्फ एक रिटर्न फाइल करने से 75 वर्ष के जितने भी पेंशन को क्या राहत दिया ये बताया जाए। रिटर्न फाइल करने से ही तो राहत नहीं होगी। टैक्स तो मेरा पहले कट चुका है, कई दफ़ा रिफंड भी हो तो अब मैं टैक्स रिटर्न तो फाइल करूं या ना, कोई एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं मैंने आपको छूट दी। छूट क्या दिया ये बताया जाए। रिटर्न फाइल करना क्या छूट है? सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरता है, आपको लगता है? क्योंकि आप सरकारी retired सरकार IAS सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी कर्मचारियों को पहले तो पनिश ये कर दिया कि 1.5 साल का डीए बंद कर दिया। 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जून 2021 तक जो भी डीएनएस की किस्त मिलनी थी, 3 किस्तें मिलनी थी। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021, ये 3 किस्तें मिलनी थी। 8% की तो घोषणा हो चुकी, 3 या 4% की। 12% का जो था, उस 12% पे हाउस रेंट भी मिलना था, हाउस रेंट भी कम हो गया, आपका डीए भी नहीं मिला आपको। और फिर ये कर दिया कि 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में है उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो मुलाजमों को या आम टैक्स पेयर को राहत तो छोड़ो, उनको तो पनिश किया गया। सर, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो किसान सेस लगाया गया है, क्या लगता है आपको जो महंगाई लगातार जो बढ़ रही है देश में, उस पर और भार नहीं पड़ेगा, महंगाई और नहीं बढ़ेगी? देखिए बात यह है, ये इस सरकार के महंगाई के आंकड़े देखो तो हकीकत बयान नहीं करते। आज मार्केट में जाओ, हर चीज़ 1.5 दुगनी कीमत पे मिल रही है। चाहे दालें ले लो, पिछले दिनों वेजिटेबल ऑयल की कीमत में 30% की इंक्रीज़ हुई है, आयरन एंड स्टील में 50% की इंक्रीज़ हुई है, सीमेंट में 30% की इंक्रीज़ हुई है। हर आइटम को आप उठा करके देख लो, कहीं 30% है, कहीं 40% है, कहीं 50% है। महंगाई का इस सरकार से वास्ता ही नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। ये तो पूंजीपति खुश सब होंगे जब उनकी प्रोडक्ट के उत्पाद की कीमतें बढ़ेगी। वो ये सरकार रोल अदाई कर रही है। इनका ना महंगाई से वास्ता ना आम आदमी से वास्ता। जो पूंजीपतियों के हित को देखने वाली सरकार का गरीब और आम आदमी से कोई वास्ता न था, न है, न होगा। सर, आप इस बजट की खामियां गिना रहे हैं। सरकार के तमाम जो बड़े नेता, इवन मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं, वो सराहना कर रहे हैं कि इससे बेहतर जो बजट है वो नहीं हो सकता। देखो बात ये है, वो तो सरकार के बेचारे अधीन हैं, वो कैसे निंदा कर सकते हैं सरकारी बजट की? सरकार के बजट की निंदा या हकीकत बजट की हकीकत की बयानगी विपक्ष ही कर सकता है। विपक्ष ही बता सकता है इस बजट में क्या खामियां हैं या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। सरकार के जो अधिकारी हैं या जो सरकार के राजनीतिक नेता हैं, वो तो सरकार से जुड़े हुए, वो तो उसकी तारीफ ही करेंगे। नहीं तारीफ करेंगे तो उनको उस पद पर रहने का कोई मौका मिलेगा? तो आपकी समझ से क्या लगता है, हरियाणा के लिए कुछ निकल के आया बड़ा, कुछ इसमें हरियाणा के हिस्से में आएगा? हरियाणा के साथ तो सौतेला व्यवहार हमेशा ही होता रहा है। हरियाणा तो जैसे सौतेला बेटा हुआ ऐसा है, इनके साथ कभी दिया कुछ ना। कोविड में कुछ दिया हरियाणा को? कुछ दिया? अब कुछ हरियाणा को दिया? वहाँ जिन स्टेटों में चुनाव होने हैं, अगर यहाँ चुनाव के नज़दीक होते तो शायद कुछ मिल जाता खैरात के रूप के अंदर। हकीकत के अंदर असम को दे दिया, तमिलनाडु में दे रहे हैं, आपके केरला में दे रहे हैं, बंगाल में दे रहे हैं। हरियाणा को तो एक ठेंगा दे दिया। कोविड का समय सर, स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य के लिए जरूर बजट में बढ़ोतरी की गई है, एक बड़ी बढ़ोतरी इसको कहा जा सकता है। ये सब भ्रमजाल है आंकड़ों का। हकीकत में आप देखो तो इसके अंदर 3 मंत्रालयों का बजट एक में डाला गया। एक तो पब्लिक हेल्थ, एक आयुष मिनिस्ट्री। पिछले साल 61,000 कितने की आपके करीबन कोई एलोकेशन थी। इस साल इन्होंने 73,000 तक की है, तो 10% के करीब जितनी बनती थी वो रफली इनकी एलोकेशन है। इसमें ना आयुष मिनिस्ट्री की भी जोड़ ली, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का 96,000 करोड़ रुपये था वो भी जोड़ लिया, कोविड वैक्सीनेशन का भी जोड़ लिया। अब अगर 4 महकमे को और जोड़ जाते तो 137 हो जाता, 237 भी हो जाता, परसेंट बढ़ जाता। ये तो एक आंकड़ों का खेल है, आम आदमी को समझ में नहीं आता। जिस आदमी ने बजट को देखा है नज़दीकी से,
अब पब्लिक हेल्थ और हेल्थ डिपार्टमेंट तो सब जगह अलग अलग है। सैनिटेशन है, वाटर ड्रिंकिंग है, ये पब्लिक हेल्थ का महकमा है, ये हेल्थ का नहीं है। अब आपने हेल्थ में पब्लिक हेल्थ जोड़ लिया, पब्लिक हेल्थ में आयुष मिनिस्ट्री जोड़ ली, तो फिर तो आपका 137 और कोई एक मामले जोड़ देते। तो पिछले साल इन्होंने इरिगेशन को एलआरडी के साथ जोड़ दिया था। ये आंकड़ों का खेल तो ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से खेल रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।